नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सीखने में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बाज़ार एवं इसका वर्गीकरण टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये जो टॉपिक है ये आपके हर परीक्षा में संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे बाज़ार किसे कहते हैं। बाज़ार के जो वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपसे डिटेल करूँगी, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इससे जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बाज़ार। बाज़ार को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बाज़ार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम वस्तुओं की लेन देन करते हैं, जिसमें क्रेता होता है, विक्रेता होता है। एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और उसका जो मूल्य होता है एक मूल्य होता है, और वहाँ पर कंपटीशन की भावना होती है, प्रतियोगिता की भावना होती है, जहाँ पर क्रेता विक्रेता अपने वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं। ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एग्जांपल मैं देख लेते हैं। यहाँ पर एक जो यहाँ पे मैंने परिभाषा दिया है, देखिए, बाज़ार शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। बाज़ार का तात्पर्य क्या होता है? उस स्थान से होता है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर अपना मोल भाव करके सौदा तय करते हैं। कितने नहीं, इतना है, इसका रेट इतना है, कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्रय और विक्रय करते हैं। देखिए, आप धान मंडी की होती है, सब्जी मंडी होती है, गल्ला मंडी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? अपने मोल भाव किया जाता है। यहाँ पे हम सामानों को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो एक प्लेस होता है, जैसे हर जगह की धान मंडी की अलग होगी, केवल धान की मंडी होगी, सब्जी मंडी अलग होगी, गल्ला मंडी अलग होगी, गुड़ मंडी अलग होगी। तो वहाँ पर देखिए, क्रेता विक्रेता जो है भौतिक रूप से, भौतिक का मतलब वहाँ पे उपस्थित होना, प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर उपस्थित होना, उसको बोलते हैं भौतिक। तो भौतिक रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर के मोल भाव करके सौदा तय करते हैं। और वहीं पर हम क्रय, क्रय मतलब खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना करते हैं। वो क्या होता है? बाज़ार कहलाता है उसी को। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है बाज़ार का अर्थ सामान्यतः क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी साधन, जैसे कोई वस्तु ही या कोई प्रोडक्ट हुआ, या कोई इक्विपमेंट्स हुआ, कोई उपकरण हुआ, कोई मशीन हुआ, उस सब चीज़ों, किसी भी चीज़ का हम लेन देन करते हैं। इस लेन देन का जाल सूत्र होता है क्या? बाज़ार। ये परिभाषा किसने दिया है? क्रेयन क्रॉस ने दिया है। किसने दिया है? क्रेयन क्रॉस ने दिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है इनका। तो ये आपको देखना है कि बाज़ार का अर्थ क्या है? जहाँ पर क्रेता और विक्रेता के बीच किसी साधन या किसी वस्तु का लेन देन क्या किया जाता है, उसे ही हम बाज़ार कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, भौतिक रूप से, अब तो हो गया, आप प्रत्यक्ष रूप में भी होते, तब भी देखिए मोबाइल से भी और इंटरनेट से भी भाव तय हो जाते हैं और सामान का लेन देन कर लिया जाता है। मानिए वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित भी नहीं होते हैं भौतिक रूप से, तब भी चीज़ों का आदान प्रदान किया जाने लगा है। क्रेता विक्रेता के न रहने पर भी माल पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है एग्जैक्ट, आप सामान्यतः देखेंगे आप कि आदमी उस वस्तु को खरीदने जाता है तो प्रत्यक्ष रूप में उस वस्तु को देखता है पहले, और देखने के बाद उसको जो है तब उसको पसंद करता है, उस पर मोल भाव करके वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है। तो ये उसको भौतिक कहते हैं। अब देखिए, हम लोग ऑनलाइन सामान को लेने लगे तो वहाँ पे देखिए भौतिक प्रेजेंस ही नहीं है। वहाँ पर भौतिक प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, वहाँ पर हम वस्तुओं को खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद मतलब देख लेते हैं उसका लुक कैसा लग रहा है, उसके बाद वस्तु को खरीद लेते हैं। तो अब यहाँ पर भौतिक रूप से प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिर भी जो है हम वस्तुओं को खरीद कर क्रय और विक्रय करते हैं। ये हो गया हमारा बाज़ार। बाज़ार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से जो है उपस्थित होकर मोल भाव करके सौदा तय करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? उसी को ही हम कहते हैं बाज़ार। जैसे अब मैंने भी आपको एग्जांपल दे ही दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाज़ार की विशेषताएं। बाज़ार की विशेषताएं किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, एक क्षेत्र का होना। क्या है? एक क्षेत्र का होना। अब एक क्षेत्र का यहाँ पर मतलब क्या होता है? किसी एक स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। वो हमारा क्या होता है? एक क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे अब देखिए, फ़ोन या डाक या तार, या देखिए जैसे कि कह सकते हैं बाज़ार का एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पर जैसे पूरे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर वही सामान बिकता है, वो एक क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो यानी जहाँ पर ऐसे मार्केट होता है, सुपर मार्केट होता है, मेन मार्केट होती है, तो जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जितने क्षेत्र तक, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एक बाज़ार कहलाता है। अब देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, मार्केट होती है, अलग अलग चीज़ों की मार्केट होती है, तो क्या हो गया? वहाँ पर वो वस्तुएँ मिलती है, तो यानी वो चीज़ क्रेता और विक्रेता होना चाहिए। साथ में एक क्षेत्र भी होता है जहाँ पर क्रय और विक्रय किया जाता है।
और ये अब तो जो है एक क्षेत्र जो है केवल एक निश्चित स्थान पर नहीं फैला हुआ है, अभी पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है। कैसे? जैसे अब आप कोई सामान आप मंगवाना है किसी दूसरे राज्य से, तो आप फ़ोन से, इंटरनेट से, ईमेल से अपने आप बातचीत कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं और सामानों को क्या करते हैं, लेन-देन कर लेते हैं या अपना मोल-भाव करके उस सामान को मँगवा लेते हैं। और विदेश स्तर पे देखिए, विदेशों में भी अब आपका ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा बातचीत होने के आपका संपर्क हो जाता है, तो आपका लेन-देन यानी एक क्षेत्र का होना, यानी वो राष्ट्रीय स्तर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये फैला हुआ होता है, जहाँ पर वस्तुओं का लेन-देन किया जाता है। ठीक है? जहाँ पर क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं संपूर्ण क्षेत्र तक, वो हमारा क्या होता है, बाज़ार कहलाता है। अब बाज़ार केवल एक निश्चित स्थान नहीं रह गया है, बल्कि वो पूरे विश्व, राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर तक फैला हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एक वस्तु का होना। दूसरा पॉइंट क्या है? एक वस्तु का होना। अब एक वस्तु का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी और क्रेता और विक्रेता सौदा कर सकते हैं और इनके अभाव में सौदा करना संभव नहीं होता। बिल्कुल, अगर देखिए यहाँ पर क्रेता हो और विक्रेता हो भी, अगर वहाँ पर वस्तु ही ना बिक रही हो, तो वहाँ पर क्रेता और विक्रेता होने से क्या मतलब है? यहाँ एक वस्तु का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वस्तु हो, चाहे वस्तु हो या सेवा हो। सेवा का मतलब होता है जिसको हम, जिस सेवा का उपभोग करते हैं वो सेवा कहलाता है। इसके बदले हमें सामान नहीं मिलता, बल्कि उस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। और वस्तु मतलब जिसके बदले हम सामान को खरीदते हैं, उसे हम वस्तु कहते हैं। तो ये कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, यानी वहाँ पर ऐसा प्लेस हो, जिस क्षेत्र पे हो जहाँ पर वस्तु का उपस्थित होना पाया जाए। क्रेता विक्रेता भले भी हों, एक क्षेत्र भी हो, अगर वस्तु ना हो तो वहाँ पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे नेट में जो क्वेश्चन आता है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार की क्या विशेषताएं हैं, या बाजार में एक क्षेत्र का होना आवश्यक है कि नहीं होना है, एक वस्तु का होना आवश्यक है कि नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र का होना होता है, एक वस्तु का पाना होना। एक वस्तु होना का मतलब कोई भी वस्तु हो, साधन हो, सेवा हो का होना जरूरी होता है, जिससे क्रेता और विक्रेता सौदा कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं और वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, पूर्ण स्पर्धा का होना। अब पूर्ण स्पर्धा का होना, अब देखिए स्पर्धा जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, अगर यहाँ पर केवल क्रेता विक्रेता ही हो या विक्रेता कम हो, क्रेता ज़्यादा हो, तब भी वहाँ पर मनमानी होगा। वहाँ पर अपने मन से बेचेंगे और जो भी रेट लगाएंगे आदमी, मजबूरी होगी लेगा। लेकिन जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, वहाँ पर मोल भाव नहीं होते हैं। वहाँ पर एक एग्जैक्ट रेट होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या पूरी होती है और वहाँ पे चीज़ों का लेन देन किया जाता है और वहाँ पे जो चीज़ें प्रोडक्ट मिलता है वो अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण स्पर्धा पाई जाती है। भाई उतने का रेट हमारा इस मार्केट में भी है, इतना ही दूसरे ही मार्केट में उतना रेट है, तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो चीज़ें अच्छी होगी वही चीज़ ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूर्ण कंपटीशन पाया जाता है। तो यहाँ पर उपस्थित रहना, जैसे हमें एक क्षेत्र का होना ज़रूरी है, एक वस्तु का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी होना ज़रूरी होता है, जिससे किसी भी कीमत में उसे नकारा, ऐसे कह नहीं सकते नहीं अब लेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ भाई, अब सब जगह वही रेट है तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर कंपटीशन यानी हर जगह पूर्ण स्पर्धा पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें वस्तुओं लेने में दिक्कत नहीं होती है। अब एक क्रेता विक्रेता का उपस्थित होना भी मैंने आपको चर्चा ही कर दिया है कि वस्तु का होना हो गया, एक क्षेत्र का होना, और क्रेता विक्रेता का उपस्थित होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वस्तु होगी, क्रय और विक्रय नहीं किया जाएगा, जब क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा वस्तु बेकार हो जाएगा, वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो कोई उसको खरीदेगा नहीं, क्योंकि क्रेता नहीं रहे, विक्रेता नहीं, खरीदने वाला भी नहीं है, बेचने वाला भी नहीं है, तो वहाँ पर वस्तु का है कोई मूल्य नहीं है उसका, तो वो चीज़ें खराब भी हो जाती है। तो यानी बाज़ार में क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, एक वस्तु होता है, पूर्ण स्पर्धा की भावना पाई जाती है वहाँ पर, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं, और एक वस्तु सेवा या साधन का होना। अब वही जैसे मैंने अभी वस्तु की जो चर्चा की है, वही यहाँ पर एक बस कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक वस्तु या सेवा साधन का होना अनिवार्य होता है, चाहे वो कोई मशीन बिक रहा हो, चाहे कोई वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम सोफ़ा ले रहे हैं मार्केट से, दैट इज़ सेवा। ये वस्तु मतलब कि सेवा, जैसे सेवा का मतलब जैसे झूला लगा हुआ है तो जाके हम उसका उपयोग किए, झूले का बहुत अच्छा है, बहुत आनंद लगा, या कहीं पिक्चर हॉल में मैंने पिक्चर देखने गए तो वहाँ पर भी सेवा का मैंने उपयोग किया, या इंटरनेट सेवा जा कर के इंटरनेट चलाया वहाँ पर कंप्यूटर पे जा कर के, या बस सेवा, ट्रेन सेवा। तो यानी जिसका हम पैसा दे करके उसका उपभोग करते हैं उसे हम सेवा कहते हैं।
ठीक है। तो एक वस्तु सेवा या साधन का होना ही क्या कहते हैं, बाजार में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक मूल्य का होना। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी होता है एक मूल्य का होना, नहीं तो क्या होता है कि जो बेचने वाला होता है मनमानी करता है, वहाँ पर चीज़ें अपने मन मर्जी बेचता है। तो इसीलिए यहाँ पर बाज़ार में एक मूल्य होना चाहिए जिससे वस्तु सभी को सही मिले, उचित रेट में मिले, उचित सही चीज़ मिले। इसीलिए वहाँ पर एक वस्तु का होना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बाज़ार की विशेषताएं हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, बाज़ार का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ पर स्थान के आधार पर, स्थान पे देखिए स्थानीय बाज़ार होता है, प्रादेशिक बाज़ार होता है। स्थानीय का मतलब देखिए कुछ सामान जो भारी वजन के होते हैं और जल्दी सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे जिसको बोलते हैं नश्वर पदार्थ होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते हैं। उसको ले जाने के लिए समय लगेगा, साधन की ज़रूरत पड़ेगी और कभी कभी जाते जाते वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो स्थानीय बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिलता है, स्थानीय बाज़ार में भारी वस्तुएं मिलती हैं और अधिक नश्वर पदार्थ मिलते हैं, जैसे दूध, सब्जी, नॉनवेज की चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आपको स्थानीय बाज़ार में मिलती हैं, जिसको ले जाना दूध, दही, अंडा और बालू, मिट्टी, ये सब चीज़ें जो भारी सामान होता है और शीघ्र सड़ने वाले चीज़ें होती हैं, वो जो है एक किसी स्थान, किसी गांव या शहर में तक ही सीमित होती हैं। ऐसे बाज़ार को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय बाज़ार कहते हैं। वहीं पर ही वो चीज़ें आपको मिलेंगी, अन्यथा वो चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं पाएंगी, तो उसे बोलते हैं स्थानीय बाज़ार। तो स्थानीय बाज़ार का मतलब जहाँ पर भारी वस्तुएं, नश्वर पदार्थ मिलते हैं और इनका एक फिक्स स्थान होता है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, नगर हो, यहाँ तक ये सीमित होते हैं, उसे हम स्थानीय बाज़ार कहते हैं। अब प्रादेशिक बाज़ार किसे कहते हैं, जिसमें क्रेता विक्रेता किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष तक ही सीमित होते हैं। यानी इसमें ऐसे क्षेत्र हो गए, जैसे मार्केट आपका ब्लॉक स्तर पे चले गए, जिला स्तर तक ज़्यादा से ज़्यादा चले गए, तो यहाँ पर एक इससे ज़्यादा वो नहीं ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम कोई चीज़ कहीं फिक्स होती है, जैसे ये चीज़ इसी मार्केट में मिलेगी, जैसे हम बंधेज की साड़ियाँ कहाँ पे पाएंगे, बंधेज की साड़ियाँ हमें कहाँ मिलेगी, मोस्टली उसे राजस्थानी पोशाकें हैं, ये वहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेंगी। पटोला आपको जहाँ गुजरात की पटोला है, यानी ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसी क्षेत्र में आपको मिलेंगी, अन्यथा वहाँ पर नहीं मिलेंगी। जैसे बनारस का पान फेमस है, यानी जो चीज़ें फेमस होती हैं वो चीज़ें उसी क्षेत्र में होती हैं, वहाँ पर क्रेता विक्रेता होते हैं, वहाँ पे वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं, वस्तु की जो मांग होती है वो सीमित क्षेत्र तक होती है। कितनी होती हैं, सीमित क्षेत्र तक, विस्तृत क्षेत्र तक उसका मांग नहीं होता है। कभी कभी आप देखिए, जैसे जहाँ गर्मी पड़ता है वहाँ पे गर्मी के बहुत ज़्यादा कपड़े आपको देखेंगे, जहाँ ठंडी होता है वहाँ ठंडी कपड़े आपको ज़्यादातर सीमित मिलेंगे वहाँ से वो चीज़ें ज़्यादातर पहुँचाई नहीं जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो प्रादेशिक बाज़ार में वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ये ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो यानी एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर वो वस्तुएँ मिलती हों। ठीक है, तो ये हो गया स्थानीय बाज़ार और ये हो गया आपका प्रादेशिक बाज़ार, मैंने आपको बता दिया। तीसरा आता है राष्ट्रीय बाज़ार। देखिए राष्ट्रीय बाज़ार का मतलब होता है जो पूरे देश में सामान मिलता हो, जो पूरे देश में इसका सामान मिलता हो। जैसे जैसे आप देखिए चावल हर जगह आपको मिलेगा, चना, जौ, साड़ी जो है आपको हर जगह मिलेंगी, जितने भी किस्म के लेंगे, तेल, घी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो आपको हर जगह पर उपलब्ध होती हैं, हर जगह पर मिलती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय बाज़ार, या इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशनल मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम नेशनल मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। क्या होता है, नेक्स्ट हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर क्या होता है, जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे संसार के विभिन्न देशों में, संपूर्ण विश्व में फैले रहते हैं, यानी एक देश से लेकर के दूसरे से बाज़ार, जैसे आपका इंडिया के बाद आपके अमेरिका, और इसके साथ साथ आपके म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और अन्य जापान, यानी ये केवल किसी एक स्थान पे नहीं बल्कि ये जो होते हैं पूरे विश्व स्तर तक ये फैले होते हैं, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होता है। दोनों में अंतर रखना, जब राष्ट्रीय आ जाए तो केवल एक देश की बात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय आ जाए तो एक से अधिक देश में जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार होता है इसमें जैसे सोना, अब सोना आपको हर जगह मिलेगा, केवल ऐसा नहीं केवल इंडिया में ही आप पाएंगे। तो सोना आपको इंडिया में पाएंगे, पाकिस्तान, अमेरिका में, जापान में, यानी जहाँ पर ये होता है हर जगह पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसके साथ साथ आपके तांबा, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर तांबा भी हो गया, पीतल भी हो गया,
पेट्रोल भी हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह पर पाई जाती है, यानी जो पूरे विश्व स्तर पे फैले होते हैं उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल। देखिए कभी-कभी एग्ज़ाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हमें एग्ज़ाम्पल भी आपको याद करना है, ठीक है? कि नश्वर चीज़ें कहाँ मिलेंगी, अंतर्राष्ट्रीय में आप नहीं पाएँगे। स्थानीय बाज़ार की चीज़ें बता रहा है, प्रादेशिक में जहाँ पे वो किसी विशिष्ट चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश में वो चीज़ बिकती है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में वो चीज़ें बिकती हैं। तो ये ऐसे चीज़ों को आप याद करना है। नेक्स्ट है आपका समय के आधार पर एक अति अल्पकालीन बाजार और अति अल्पकालीन बाजार को हम क्या कहते हैं, दैनिक बाजार भी कहते हैं। और अल्पकालीन जो बहुत समय के लिए होता है, थोड़े उससे कम समय के लिए। दीर्घकालीन मतलब जो ज़्यादा समय के लिए होते हैं। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो दैनिक चीज़ें होती हैं, जैसे जो शीघ्र नाशवान वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, मांस, साग सब्जी, मिठाइयाँ। ये सब क्या होती हैं, ये अति अल्पकालीन होती हैं, दैनिक उपयोगी चीज़ें होती हैं। तो अगर दैनिक शब्द आ जाए तो ये जान लीजिएगा ये थोड़े समय के लिए होता है और थोड़े दिन के लिए होता है, जैसे दिन भर के लिए होता है, जिससे ये चीज़ें ख़राब ना होने पाए और इससे ये मार्केट में मतलब मिल जाती हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि इसमें वस्तु की जो पूर्ति को बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार के बाज़ार में जो पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, वो स्थिर रहती है। भले ही माँग घट जाए या बढ़ जाए। अब जैसे जहाँ पर दूध मिल रहा है, डेयरी का दूध मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, वो पे वहाँ पे क्या होगा, वहीं पर वो स्थिर है। उसकी जो पूर्ति होती है, हाँ, इतने मार्केट के इतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अरे कभी-कभी मान लीजिए घट बढ़ जाता है, तो उससे उस पर कोई प्रभाव या उसमें कोई लेस मात्र भी परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। ठीक है? तो ये दैनिक या अल्पकालीन बाज़ार होता है। वही ख़त्म हो गया, अब नहीं मिला, ठीक है? तो ये होती है अल्पकालीन बाज़ार होती है, जो थोड़े समय के लिए होती है और नश्वर चीज़ें होती हैं, शीघ्र नाशवान वाली वस्तुएँ यहाँ पर क्रय और विक्रय की जाती हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है कि ये जो होता है वस्तु का मूल्य निर्धारण माँग पर ही निर्भर करता है। यानी जो डिमांड है उसी पर है, यदि माँग अधिक होती है तो वस्तु की मात्रा कम होती है तो वस्तुओं का दाम अधिक रहता है। अर्थात वस्तुएँ ऊँची दाम में उपभोक्ता को प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की मात्रा अधिक है तो देखिए जैसे कभी-कभी सब्ज़ी मंडी में देखिए अगर सब्ज़ी जो चीज़ की जैसे खीरे की मात्रा, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ खीरा। खीरा इस समय बहुत ज़्यादा बिक रहा है। इसके पहले देखिए आपने ₹20 ₹10 पाव आपने खरीदा। लेकिन अगर मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो उसका रेट क्या हो जाता है? घट जाता है। और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिल रही है उसका रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जो चीज़ें मार्केट में कम है, ठीक है? तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको लेने वाले ज़्यादा हैं और वस्तुएँ क्या है? कम है। तो लोग कम ही उसको करेंगे, जिससे जो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही उसको खरीदता है। तो ये होता है अति अल्पकालीन बाज़ार या दैनिक बाज़ार इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अल्पकालीन बाज़ार। ये थोड़ा इससे ज़्यादा समय के लिए होता है, जो अल्पकालीन बाज़ार होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तुओं की पूर्ति को एक सीमा तक ही घटाया बढ़ा सकता है। परंतु इस बाज़ार में इतना समय नहीं होता है कि उत्पादन को बढ़ाकर माँग के अनुरूप किया जा सके। यानी जितना उत्पादन को बढ़ा करके उसकी माँग को पूर्ति किया जा सके, ठीक है? तो ये हमारा जो बाज़ार होता है ये अल्पकालीन बाज़ार होता है। तीसरा आता है हमारा दीर्घकालीन, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट जो लंबे समय तक चलता है। इसमें उत्पादक के पास इतना समय मिल जाता है कि वो वस्तु की माँग के अनुसार पूर्ति कर सके। देखिए ये दोनों में क्या है, अगर वो सामान घट गया तो उसको तुरंत नहीं लाया जा सकता है। अगर सब्ज़ी ख़त्म हो गई तो क्या वो सब्ज़ी को लाई जा सकती है तुरंत मार्केट में? नहीं लाई जा सकती है। तो ठीक है, ये चीज़ें कह रहा है कि इसकी पूर्ति तुरंत नहीं की जा सकती है। लेकिन जो दीर्घकाल वाली वस्तुएँ होती हैं, इसको थोड़े समय तक इसकी माँग यदि ज़्यादा हो रही है, इसकी पूर्ति की जा सकती है। जैसे चावल है, इसका आपको मार्केट में मिलेगा, आपको अनाज है, जो चीज़ें ख़राब जल्दी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ों की जो है घटाया बढ़ाया सकता है और उसके मूल्य निर्धारण में माँग की अपेक्षा पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है? और इसमें लागत, इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन मूल्य को हम सामान्य मूल्य या लागत मूल्य भी कहते हैं। जैसे साड़ी, धोती, चावल, चीनी, ठीक है? ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये दीर्घकालीन होती हैं, जो ज़्यादा समय तक चलती हैं और ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाती हैं। ठीक है? तो ये हमारी दीर्घकालीन हो गई। तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये होता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कितने होते हैं? अब देखिए जो कार्य के आधार पर मिश्रित बाज़ार, जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मार्केट आपका जो लोकल मार्केट होता है, वहाँ पे आपको सब्ज़ी भी मिलेगा, दवा भी मिलेगा, सामान भी मिलेगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसी को हम मिश्रित बाज़ार, यानी जहाँ पर सारी वस्तुएँ आपको एक जगह पर मिल जाती हैं, ऐसे बाज़ार को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बाज़ार कहते हैं। और जहाँ पर वस्तुएँ खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक है? और उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को खरीदता है, बेचता है, और जिसमें दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें होती हैं, दीर्घकालीन की आवश्यकताएँ होती हैं। जैसे यहाँ पर दालें आ गईं, फल, सब्ज़ी, दवाइयाँ,
फर्नीचर, बर्तन, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें मिश्रित में आ जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। अब देखिए विशिष्ट का, यहाँ विशिष्ट शब्द से आप जान जाएंगे जहाँ पर कोई स्पेशल, जैसे तेल मंडी है, तेल मंडी तेल में ही मिलेगा, सब्जी मंडी सब्जी मंडी में मिलेगा। ठीक है, जो जहाँ पर ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कोई विशेष वस्तु मिले, वही चीज़ आप उस मार्केट में पाएंगे और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ऐसे मार्केट को हम स्पेशल मार्केट या स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट बाज़ार कहते हैं। जैसे आपने आगरा का पेठा जानेंगे तो आगरा का पेठा वहीं पर मिलेगा। लखनऊ में चिकनकारी की जो कढ़ाइयाँ के जो कपड़े होते हैं वहाँ पे ही आपको मिलेगा, तो ये विशिष्ट बाज़ार में आएंगे। कलकत्ता का रसगुल्ला आपको वहीं पर मिलेगा। तो यानी ये विशिष्ट बाज़ार होते हैं, विशिष्ट चीज़ें ही वहाँ पर आपको मिलेंगी। सराफा बाज़ार हुआ, कपड़ा बाज़ार हुआ, ये सब चीज़ें विशिष्ट बाज़ार में वही चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, अन्य और चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब देखिए नमूने के द्वारा बिक्री। अब देखिए नमूने सैंपल लेकर के, सैंपल लेके कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे आपको चावल लेना है, अब चावल के लिए आप बोरी कोई आपको लाने के नहीं कहेगा, देखिए मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, आपको कोई बोरी का किस मिलाकर देगा, देखिए ये इतने का है, ये चावल इतने का, ये चावल इतने का, ये चावल इतने का है। तो आपको क्या देगा, सैंपल देगा कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, ये इसके रेट का है, इतने रेट का है, इतने रेट का है। तो वहाँ पर आपको रेट बता देगा और वहीं से आपको चूज कर लेंगे, आपको उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहीं से आप जो है भाग दौड़ नहीं होना होगा व्यस्त लाइफ में। तो इससे क्या होगा, वस्तु को आपने क्या कर लिया, अपने नमूने के द्वारा वस्तु को, सैंपल के द्वारा वस्तुओं को क्रय विक्रय कर लिया, तो वहाँ पे आपको सामान पहुँच जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये होगा नमूने के द्वारा बिक्री करना, सैंपल लेकर के उसको करना। ठीक है, अब आता है हमारा श्रेणीकरण द्वारा बिक्री। अब देखिए बहुत सारी वस्तुएं, देखिए ब्रांडेड की चीज़ें हैं। देखिए जैसे आपका फ्रिज आप ले रहे हैं, आप एलजी की पाएंगे, अदर भी कंपनी वर्लपूल की पाएंगे। देखिए सब सारे ब्रांडेड की कंपनियां हैं जो अपनी वस्तुओं को खरीद रही हैं, मतलब कि मार्केट में ला रही हैं, जिसमें एक स्पेशल चिन्ह के द्वारा है, स्पेशल मार्क के द्वारा है, ट्रेडमार्क है उनका, जिसमें आईएसआई चिन्ह लगे होते हैं, उनका ग्रेड दिया गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब चीज़ों की, जैसे फिलिप्स का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में है कि इनको आप बिना कहे बिना पूछे आप वस्तु क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको ये क्या है कि ये क्या है, ये रिलायबल है, ये वस्तुएं हमारी ख़राब नहीं होंगी, ये कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। ठीक है, तो हम उसको उसकी श्रेणी ही देख करके, उसकी ग्रेड को ही देख करके वस्तु का हम कर लेते हैं। तो इतने प्रकार के बाजार किसके आधार पर हुआ, कार्य के आधार पर। पहला क्या हुआ, मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार, और दूसरा तीसरा नमूने के द्वारा बिक्री, चौथा श्रेणीकरण के द्वारा बिक्री। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। यही क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी शायद आया है और आपके प्रवक्ता में भी आया है और आपके नेट के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसीलिए इन बातों को आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण बाजार। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पे शब्द गलत हो गया है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सही है, कॉम्पिटिटिव, यानी जहाँ पर प्रतियोगिता के आधार पर, देखिए यहाँ पर बांटा गया है, प्रतियोगिता के आधार पर 3 प्रकार के बांटा गया है। क्या क्या है, यहाँ पर आपका है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, और इसके साथ साथ है एकाधिकार, जिसको हम मोनोपोली कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, ये सब याद करना। पूर्ण प्रतियोगी बाजार इसको बोलते हैं। पहला क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसमें क्या होता है, जब किसी जो है बाजार में वस्तुओं का अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं और उन्हें यानी उसमें खरीदने और बेचने वाला क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको कंपटीशन के बारे में जानकारी होगी, कौन सी चीज़ें कितने में बिक रही है ये भी उनको पता होगी, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, पूर्ण मार्केट की पूर्ण जानकारी उनको होती है। ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा अधिक पाई जाती है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और इनको लिख लीजिए, मैं पॉइंट दे रही हूँ आपको, याद कर लीजिए कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। दूसरा पॉइंट इसमें, इन्हें बाजार की दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, किसमें, इनको पूर्ण जानकारी होती है, किसके बारे में, मार्केट के बारे में, कि कब मार्केट गिरेगा, कब शेयर गिरेगा, कब क्या चीज़ बढ़ेगा, सब चीज़ों की इनको जानकारी होती है। और इसमें जो वस्तु में समरूपता होती है, यानी वस्तु विभेद नहीं होता है। समरूपता का मतलब वही मार्केट में वही चीज़ें बिकेंगी, अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, उसमें होमोजेनिटी पाई जाएगी। जैसे आप कोई ऊपर मशीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको लगभग दुकान पर वही चीज़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कह रहा है, तो ये बातें आप याद रखना। कंपेटिटिव मतलब होता है जहाँ पे क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इनको मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान होता है, और इसमें क्रेता और विक्रेता में क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, कंपटीशन पाए जाते हैं, और वस्तुओं में समरूपता, होमोजेनिटी पाई जाती है, और समस्त बाजार में वस्तु का मूल्य क्या होता है, एक होता है, उसमें कम ज़्यादा
नहीं होता है। क्या होता है उसमें कम ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो ऐसे बाज़ार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं आपका अपूर्ण प्रतियोगी। इसी का जस्ट उल्टा होता है अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, जिसमें कंपटीशन नहीं पाया जाता, इसमें क्रेता विक्रेता की संख्या कम पाई जाती है, इसमें इनके मार्केट के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं पाया जाता है इनको। और ये जो होती है, जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, ये भी याद रखना, ये एकाधिकार बाज़ार और परफेक्ट बाज़ार के बीच का होता है। देखिए बीच में लिखा भी हुआ है। तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की क्या होती है, एक अवस्था होती है। इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार एकाधिकार के बीच की क्या होती है, अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसमें संख्या कम होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है और इसका जो है वो पाया जाता है और इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है। साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती है, यानी इसमें मूवमेंट नहीं होता है कि ये चीज़ बिक रही है फिर आ रही है फिर जा रही है, यानी इसमें गति परफेक्ट मोबिलिटी नहीं पाई जाती है इसमें, किसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता में। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में मोबिलिटी इसमें पाई जाती है, यानी इसमें सामान आ रहा जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये यहाँ पर मोबिलिटी पाई जाती है। जबकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है भाई, सामान नहीं बिकेगा, सामान धीरे धीरे बिकेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ पर जो मोबिलिटी होती है वो कम पाई जाती है। और इसमें क्रेता विक्रेता को बाज़ार के बारे में पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है। ठीक है, जो सामान मिल रहा है वो अपना ले लेंगे, वे नहीं पूछेंगे कितने का बिक रहा है, मार्केट में कितना है, ये सब चीज़ें उनको उसका ज्ञान भी नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोपोली, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब हमारा मोनोपोली क्या होती है। अब देखिए मोनोपोली में क्या होता है, यह बाज़ार में वस्तु का विक्रेता प्रतिपूर्तिकर्ता एक होता है तो क्रेता अनेक होते हैं। देखिए जो बेचने वाला होता है, देखिए एकाधिकार से आप क्या समझ, जिसका जो बेचने वाला है वो एक ही होता है। क्या होता है, जो बेचने वाला होता है वो एक ही होता है और ख़रीदने वाले कई होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपने मनमानी बेचेगा, एक अधिकार उसका, क्योंकि मार्केट में और कोई दुकानदार है नहीं सामान को बेचने वाला, तो उस पर उसका ही अधिकार होता है, तो अपने मनमानी ढंग से वस्तुओं को बेचता है और जो उसकी मजबूरी होती है खरीदने वाला का, तो उस वस्तु को खरीदता है। तो वहाँ पर उस वस्तुओं का अभाव होने के कारण यहाँ पर मोनोपोली पाया जाता है और वो वस्तुओं को मनमानी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, वही एक ही व्यक्ति उस वस्तु को बेचता है। तो यानी जहाँ पर कोई एक ही बेचने वाला होता है, खरीदने वाला कई होता है, उसे ही हम एकाधिकार या मोनोपोली मार्केट कहते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव किसे कहते हैं, जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता हो, क्रेता विक्रेता की संख्या ज़्यादा हो, मार्केट के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा पाया जाता है, इसमें प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या कम होती है, इनको मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है, ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये तीनों जरूर याद रखना, जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती हो और वहाँ पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उनको बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, तो क्या होता है, वो पूर्ण जो है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसी को ही हम कहते हैं। और जबकि जो हमारा एक अधिकार होता है, इसमें वस्तुओं की जो होता है, इसमें विक्रेता एक ही होता है, क्रेता अनेक होते हैं और एक ही उद्योग या एक ही कंपनी वहाँ पर लगी होती है। इसमें जो विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है मार्केट पे, क्योंकि वो मनमानी अपने ढंग से बेचता है और यहाँ पर जो है विक्रेता के द्वारा मनमाने ढंग से वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है, जो चाहे जितने चाहे उतने के सामान को बेचे। तो इसी को बोलते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं, इसी को ही हम मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर मार्केट। तो आशा करती हूँ मैंने इस चीज़ को आपको डिस्कस किया, तो कार्य के आधार पर, समय के आधार पर और बाज़ार की क्या विशेषताएं होती हैं, बाज़ार का क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया। बाज़ार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर तो वहाँ तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाज़ार कहते हैं। और आशा करती हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा और आप जो है इसको अच्छे समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा वो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहली वीडियो हमारे देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और धन्यवाद।